नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की यदि हम बात कर लें तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहा जाता है कि किसी भाज्य संख्या को हम उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि हम एक भाज्य संख्या की बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक भाज्य संख्या ली है 140। यदि हम इस 140 भाज्य संख्या की बात करें तो 140 भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि भाज्य संख्याओं में स्वयं के और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। जैसे 140 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 5 का भी भाग चला जाएगा और भी संख्याओं का भाग चला जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 140 एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें स्वयं का या एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वह कहता है कि किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं या उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो यही कहा जाता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा। तो हम इसमें 140 जो अभाज्य संख्या है इसके यदि हम गुणनखंडों को निकालते हैं, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि जो 140 है, 140 में सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं तो 2 सत्ते 14 और शून्य आ जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6 और 1 बचेगा तो 5 आ जाएगा। फिर से अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते हैं तो 3 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा, तो हम 5 से भाग देते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 7 और फिर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमें जो 140 संख्या है इसके जो अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं वह मिलते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो यही कहा गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में कि किसी भाज्य संख्या को उसके हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित या व्यक्त कर सकते हैं। इसके क्रम का कोई महत्व नहीं होता, इसके क्रम को बिना ध्यान में रखे हुए। इसका क्रम कुछ भी हो सकता है। हम 7 को पहले लिख सकते हैं गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसके क्रम का कोई महत्व नहीं है, केवल हमें उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित करना है। तो चलिए हम इसको लेके चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन पर। तो यहां पर हमने देखा है कि प्रमेय 1.2 है। तो यहां पर कहा गया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, जो हमने बतलाया था कि भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अर्थात यहां पर क्रम को महत्व नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पर। हम बात कर लेते हैं HCF और LCM की, कि 2 संख्याएं यदि हमारे पास हैं तो उनका HCF क्या होगा और उनका LCM क्या होगा। तो चूंकि यदि 2 संख्याएं हैं हमारे पास तो उनका जो HCF होता है 2 संख्याओं का HCF का अर्थ होता है कि उन संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें से प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, लेकिन कैसे, उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी जो निम्नतम घात का गुणनफल है उसको हम HCF के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और LCM जो होता है उसमें कहा जाता है कि जो भी संख्याएं हैं जिनके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं उनमें प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल हमें क्या करना होता है, उनकी उच्चतम घातों को लेना पड़ता है LCM में, और हमें HCF में लेना होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घातों को। तो यहां पर जो परिभाषा दी गई है यदि हम उसको देखें कि HCF AV 2 संख्याएं हैं तो उनका HCF क्या होता है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड
की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो सबसे छोटी घातों का जो गुणनफल होता है वह हमारा एचसीएफ होता है। साथ ही यदि हम एलसीएम की बात कर लें तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या बोला है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, और एचसीएफ में पूछा गया था प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ की बात होती है तो वह हमारा एचसीएफ होता है, और यदि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वह हमारा होता है एलसीएम। और एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो इसके अंतर्गत एचसीएफ और एलसीएम के अंतर्गत एक संबंध होता है। कहा जाता है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, उन दोनों का गुणनफल जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात एचसीएफ एवी का गुणित एलसीएम एवी का तो गुणा होता है ए गुणित बी। तो इसी से हम एचसीएफ का भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो एचसीएफ का जो फॉर्मूला बन जाता है एचसीएफ एवी कि ए गुणित बी, और एलसीएम का पक्षांतर हो जाएगा, गुणा में है तो यहां पे भागा जाता है, तो एलसीएम एबी। तो इससे हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एलसीएम यदि हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम जो एबी है उसका फॉर्मूला बन जाता है ए गुणित बी बटे एलसीएम, अब एचसीएफ का डिवाइड हो जाएगा तो एचसीएफ ए बी। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले और हमारे निकल के आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किन्हीं दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम की। यह प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां पर दो चीजें करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहां पर जो संख्याएं हैं, संख्याओं की यदि हम बात कर लें तो यहां हमें दिया गया है संख्याएं 96 और 404। तो 96 और 404 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम 96 संख्या जो है इसके हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अभाज्य गुणनखंडों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 96 में 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 2 छऊ 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 तिया 6 और 3 का जाएगा 3 एकम 3। तो इस तरीके से हमें जो 96 है उसके अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अर्थात यहाँ 2 जो है 5 बार आया हुआ है, इसलिए हम 2 के ऊपर 5 की घात लगा सकते हैं। साथ ही 3 जो है 1 बार आया हुआ है, इसलिए 3 के ऊपर 1 की घात हम लगा सकते हैं। साथ ही जो 404 है, यदि हम 404 की बात करें तो यहां पर जो संख्या 404 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर इसमें 2 का भाग चला जाएगा 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। 101 ऐसी अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 101 का ही भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, तो 101 एकम 101। तो यहां पर हम देखें कि 2 जो है 2 बार आया हुआ है और 101 1 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात लग जाएगी यहां पर, और साथ ही यहां पर 101 के ऊपर 1 की घात आ जाएगी। हमें इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। तो हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमने परिभाषा देख ली थी कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की बात करता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो निम्नतम घात का गुणनफल है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहां पर उभयनिष्ठ की बात करें तो यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, और इन जो 2 उभयनिष्ठ है इसकी जो न्यूनतम घात है वह है 2। तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 2 के ऊपर 2 की घात। और यदि हम देखें तो यहां पर 3 है तो इसमें 3 नहीं है और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा 2 की पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4 हो जाएगा। साथ ही यदि हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की यदि हम बात करें तो इसमें कहा जाता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घातों का गुणनफल। तो यहां पर 2 जो है उसकी उच्चतम घात 5 है, इसलिए 2 के ऊपर 5 की घात आ जाएगा। साथ ही यहां पर 3 है तो 3 के ऊपर 1 की घात, और यहां पर 101 है तो 101 के ऊपर 1 की घात। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4 और एलसीएम हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम
ज्ञात किया, किस तरीके से इसको हल करते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है एचसीएफ 306 और 657 का हमें 9 दिया गया है। साथ ही दिया गया है कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो यहां पर यदि हम बात करें तो लिखते हैं दिया है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9। हमें एलसीएम इसका ज्ञात करना है। चूंकि हम जानते हैं, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ होता है दो संख्याओं का, एचसीएफ एवी और एलसीएम एवी जो होता है वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर जो ए और वी हैं अर्थात संख्याएं हैं वह हमारी 306 और 657 हैं। इसलिए यहां पर हमारा जो एचसीएफ 306 और 657 है अर्थात यहां पर एचसीएफ जो दिया गया है हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ 306 657 गुणित एलसीएम 306 और 657 बराबर ए का मान है 306 गुणित बी का मान है 657। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको हम आगे यदि बढ़ाएं, हमें ज्ञात करना है क्या एलसीएम। एचसीएफ हमें 9 दिया है तो 9 गुणित एलसीएम 306 और 657 बराबर 306 गुणित 657। तो यहां से हम 9 का पक्षांतर कर देंगे तो इसलिए एलसीएम जो होगा 306 और 657 का वह होगा इन दोनों का गुणनफल 306 गुणित 657 बटा यहाँ 9 गुणा में है इसलिए यहाँ पे भाग आ जाएगा 9। तो इस तरीके से यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 से भाग देंगे तो चूंकि हम जानते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 3 बचेंगे और 9 चौको 36, तो 34 गुणित 657। और यदि हम इनका गुणा करते हैं 34 और 657 का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 22 33 8। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हमारा जो एलसीएम निकालना था 306 और 657 का वो कितना हो जाएगा 22,338। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में आधारभूत प्रमेय, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के बारे में समझा, एचसीएफ की परिभाषा, एलसीएम की परिभाषा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। धन्यवाद।